हेलो दोस्तों, तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि मास्टर ओ यांगजी ने यहाँ पर लेवल 6 की पिल रिफाइन कर ली थी, जिसका इस्तेमाल करते हुए वांगलिंग यहाँ पर मिस लिंगवान के लाइफ साइकिल को इंक्रीज करने के लिए उसे नेंशियन सोल लेवल में ब्रेक थ्रू करवा देता है। मगर ये सब हेवंस के रूल के खिलाफ था। चूंकि मिस लिंगवान का लाइफ साइकिल कंप्लीट हो चुका था, तो इसलिए हेवन खुद उसकी सोल को यहाँ से लेकर जाने के लिए आ जाता है। हेवन के खिलाफ लड़ना किसी के भी बस की बात नहीं, लेकिन दूसरी तरफ वांगलिंग अपने प्यार को बचाने के लिए हेवन से टकराना शुरू हो गया, जहां पर उसने अपने एंशिएंट गॉड वाली मेन बॉडी को भी समन कर लिया था। लेकिन फिर भी वांगलिंग मिस लिंगवान को मरने से नहीं बचा पाया। इसलिए हम देखते हैं कि वांगलिंग मिस लिंगवान की एंशिएंट सोल के लिए दूसरी बॉडी ढूंढना शुरू कर देता है, जिस प्रोसेस को हेवन रोकना चाहता था। और इसी वजह से यहाँ पर एक जबरदस्त फाइट हो गई थी। वांगलिंग की क्लोन बॉडी और मेन बॉडी दोनों एक दूसरे के साथ मर्ज होकर बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाती है, जिस पावर की वजह से वांगलिंग यहाँ पर हेवन को कुछ देर के लिए रोकने में कामयाब हो गया था। साथ ही साथ वो मिस लिंगवान की सोल को एक प्रेग्नेंट लेडी की बॉडी में डाल देता है। हेवनली रूल्स की वजह से अब हेवन पूरी तरीके से बंधा हुआ था। वो अगले 19 साल तक मिस लिंगवान को कुछ भी नहीं कह सकता, जिस वजह से वांगलिंग को तैयार होने के लिए पूरी 19 साल मिल चुके थे। 19 साल बाद एक बार फिर से वांगलिंग को हेवन के साथ टकराना होगा। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है, जहाँ गॉड वांगलिंग काफी तेजी के साथ मूव करते हुए फरस से उस हेवनली लाइटनिंग को पंच करके डिस्ट्रॉय कर चुका था। लेकिन ये करने की वजह से गॉड वांगलिंग की बॉडी को भी काफी बुरी तरीके से इंजरीज हो चुकी थी। लेकिन वो इस बात को लेकर खुश था कि उसने मिस लिंगवान की सोल को रीइंकार्नेशन साइकिल में डलने से बचा लिया। अब मिस लिंगवान को दोबारा से पैदा होने के लिए ज्यादा समय नहीं लगेगा। जबकि वांगलिंग भी यहाँ पर उस प्रेग्नेंट लेडी की तरफ देखते हुए कहता है कि लिंगवान, मुझे तुम्हारा इंतजार है। ये कहती वांगलिंग जोरों से अपने हड को हिट करते हुए अपनी क्लोन बॉडी को दोबारा खुद से अलग कर लेता है। दोनों ही बॉडी इस वक्त काफी बुरी तरीके से इंजर्ड थी। इसलिए हम देखते हैं कि मेन बॉडी तीसी के साथ जमीन से कई हजार फीट नीचे चली जाती है, ताकि वो कल्टीवेशन करते हुए खुद को ठीक कर सके। दूसरी तरफ वांगलिंग की क्लोन बॉडी भी पहाड़ी की चोटी पर बैठकर अपनी इंजरीज को हील करने लगी, जहां पर कल्टीवेशन करते करते पूरे 6 महीने गुजर गए। 6 महीनों बाद मिस लिंगवान के दोबारा से पैदा होने का समय आ चुका था। इसलिए वांगलिंग भी दोबारा से अपनी आंखें ओपन करता है। दूसरी तरफ विलेज में चारों तरफ खुशी का माहौल था। एक आदमी जिसका नाम मिनिएचर जाओ था, वो बहुत ही बेसब्री के साथ अपने बेटे के पैदा होने का इंतजार कर रहा था। तभी अचानक दरवाजा खुला और एक दाई अम्मा उसे बताती है कि मुबारक हो, आपको बेटी हुई है। ये सुनकर तो मिनिएचर जाओ काफी ज्यादा खुश हो गया। साथ ही साथ वो दाई अम्मा मिनिएचर जाओ को बताती है कि तुम्हारी बेटी इस वक्त थोड़ी कमजोर है, लेकिन उसे अच्छा खाना खिलाना ताकि वो ताकतवर हो सके। मिनिएचर जाओ दाई अम्मा का शुक्रिया अदा करता है। साथ ही साथ वो फौरन से अपनी बेटी को देखने के लिए कमरे में इंटर हो गया। दूसरी तरफ दूर वांगलिंग भी यहाँ पर मिस लिंगवान के दोबारा से पैदा होने पर काफी ज्यादा खुश था। उसके चेहरे पर स्माइल आ गई थी। इसके बाद हम लोगों को नेक्स्ट डे का सीन दिखाया गया, जहां वांगलिंग मिस लिंगवान को देखने के लिए उसके घर आ जाता है। मिस लिंगवान की मॉम तो सोई हुई थी, जबकि उसका नया नाम जाओरू है। वांगलिंग उस बच्चे को काफी प्यार से देखते हुए अपनी सोल आइज का इस्तेमाल करके उसे स्कैन करता है, जहां उसे जाओरू की बॉडी में मिस लिंगवान की सोल मिल गई थी। और वो खुश होते हुए कहता है कि मेरा ये प्लान काम कर गया, मिस लिंगवान बच चुकी है। साथ ही साथ वांगलिंग ने अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए मिस लिंगवान की सोल को स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर दिया। वो धीरे से कहता है कि इस वक्त तुम्हारी सोल काफी कमजोर है। एटलीस्ट तुम्हें 18 साल लगेंगे अपनी सारी की सारी पुरानी मेमोरीज हासिल करने के लिए। और तब 18 साल बाद जब तुम्हें तुम्हारी मेमोरीज मिल जाए, तो हेवन भी एक बार फिर से यहाँ पर जरूर आएगा। लेकिन इस बार चाहे जो मर्जी हो जाए, मैं तुम्हें किसी भी हाल में प्रोटेक्ट करूंगा। जो सब कहने के बाद यहाँ 1 साल गुजर जाता है। 1 साल बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ यहाँ पर उसी पुरानी लड़की मिस जी जिन पर आ जाता है, जो कि मिस्टीरियस क्लाउड सेक्स से बिलोंग करती थी। ये वही लड़की है जिससे वांगलिंग ने लेवल 6 की पिल रेसिपी को कॉपी किया था। साथ ही साथ तब के टाइम इस लड़की ने वांगलिंग से मदद मांगी थी कि प्लीज मेरे साथ लैंड ऑफ इमोर्टल ग्रेवयार्ड चलो, वहां से मुझे अपने फादर की रिमेन्स लाने हैं। वांगलिंग ने तो ये सब मना कर दिया था, लेकिन यहाँ पर जीजी ने अपने साथ चलने के लिए कुछ और लोगों को एग्री कर लिया है, जिनमें से एक संडियान और दूसरी तरफ मास्टर क्यू भी था। ये लोग टोटल 6 वॉरियर्स थे, जो कि लैंड ऑफ इमोर्टल ग्रेवयार्ड जाने के लिए तैयार थे। लेकिन वहां तक जाने का रास्ता चू कंट्री से गुजर कर जाता था, और ये लोग चलते चलते यूनिटियान सेट के काफी पास आ चुके थे। जहाँ रुककर अभी ये लोग कुछ बातें कर ही रहे थे, तभी अचानक इन लोगों के सामने एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक ऑरा के साथ वहाँ पर एक आदमी टेलीपोर्ट होकर आ जाता है, जिसे देखकर तो ये सब लोग पूरी तरीके से घबरा चुके थे, क्योंकि वो आदमी असल में सुसाकू किंगडम का एक मैसेंजर था, जिस मैसेंजर की पावर बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग थी। वो यहाँ पर वांगलिंग के उसी पगोड़ा वाले वैली की तरफ आते हुए कहता है कि ज़ेंग न्यू, मेरे दोस्त, मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर लॉर्ड ऑफ सुसाकू की तरफ से एक ऑर्डर लेकर आया हूँ। जिस ऑर्डर के मुताबिक तुम्हें 3 महीने
महीने बाद वेस्टर्न माउंटेन हेवनली अल्टर पर आकर रेड बटरफ्लाई के साथ लाइफ एंड डेथ बैटल लड़नी होगी। यहाँ ज़ेंग न्यू का नाम सुनकर तो जीजिन काफी ज्यादा सरप्राइज हो गई थी, क्योंकि उन्हें बिल्कुल भी मालूम नहीं था कि ज़ेंग न्यू यहाँ पर रहता है। साथ ही साथ अचानक उस पगोड़ा के अंदर से काफी ज्यादा खतरनाक एनर्जी भी अनलीश हुई, जो कि इन सब लोगों को पीछे की तरफ धकेल देती है। ये एनर्जी असल में किसी और की नहीं बल्कि वांगलिंग की थी, जो कि उस मैसेंजर को देखकर कहता है कि जाकर अपने सुजाकू लॉर्ड को बता दो कि मैं इस तरह से किसी के ऑर्डर नहीं मानता, और अगर तुम लोगों को बैटल ही करनी है तो मैं रेड बटरफ्लाई के साथ बैटल करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन वो भी 10 साल बाद। यहाँ ज़ेंग न्यू का ये एरोगेंट बिहेवियर उस मैसेंजर को तो काफी सारा बुरा लगा। वो फिलहाल कुछ कर भी नहीं सकता था, इसलिए वो उड़ते हुए अपने लॉर्ड सुजाकू के पास यहाँ से रवाना हो गया। पीछे की तरफ सन डियान और मास्टर क्यू ये सब देखकर काफी सारा सरप्राइज हो गए थे कि कोई भी सुजाकू प्लेनेट के मैसेंजर के साथ इस तरह का बिहेवियर नहीं कर सकता। ये बात तो माननी पड़ेगी कि ज़ेंग न्यू वाकई में काफी ज्यादा खतरनाक है। तभी अचानक दूसरी तरफ उस वैली के अंदर से वांगलिंग की आवाज सुनाई थी, जो कि सन डियान और मास्टर क्यू को बुलाते हुए कह रहा था कि मेरे पुराने दोस्तों, वैली में मैं तुम लोगों को वेलकम करता हूँ, अंदर आ जाओ। पुराने दोस्तों वाला वर्ड सुनकर तो जीजिन भी हैरान हो गई थी, लेकिन सन डियान उस आवाज को शायद पहचान किया, इसलिए वो जोर जोर से हंसने लगा। साथ ही साथ ये लोग उड़ते हुए वैली के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर नीचे की तरफ हमें देखने को मिला कि वांगलिंग तो आराम से बैठकर वाइन पी रहा था, और वांगलिंग को देखकर ये सबके सब लोग ही शॉक हो गए, क्योंकि इन लोगों ने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वांगलिंग ही ज़ेंग न्यू है। यहाँ वांगलिंग इन सब लोगों को ग्रीट करते हुए फौरन से वाइन इन्हें सर्व करते हुए कहता है कि वाइन एंजॉय करिए। दूसरी तरफ सन डियान वाइन को पीते हुए वांगलिंग से कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर हमें तुम्हें क्या कहकर पुकारना चाहिए, वांगलिंग या फिर ज़ेंग न्यू। जिस पर वांगलिंग मुस्कुराते हुए जवाब देकर कहता है कि जो मर्जी पुकार लो, ये तो सिर्फ नाम ही है, इससे क्या ही फर्क पड़ेगा। दूसरी तरफ जीजिन घबराते हुए ज़ेंग न्यू से माफी मांगते हुए कहती है कि प्लीज वांगलिंग मुझे माफ कर दीजिए, पिछली बार मुझे आपकी आइडेंटिटी के बारे में मालूम नहीं था। अगर मुझे मालूम होता कि आप ज़ेंग न्यू है तो मैं आपके साथ कभी भी वैसा बिहेवियर नहीं करती। उसकी ये बातें सुनकर दूसरी तरफ वांगलिंग भी जवाब देते हुए कहता है कि अगर मुझे अच्छे से याद है तो तुम वही लड़की हो ना जीजिन, जो कि लैंड ऑफ इमोर्टल ग्रेवयार्ड में जाकर अपने फादर की रिमेन्स लेकर आना चाहती है। जिस पर जीजिन भी वांगलिंग को जवाब देते हुए कहती है कि आपने बिल्कुल सही पहचाना। दूसरी तरफ सन डियान हंसते हुए वांगलिंग से कहता है कि वांगलिंग तुम भी हमारे साथ वहाँ पर क्यों नहीं चलते, जो सुनकर वांगलिंग उसे जवाब नहीं देता, बल्कि वो वाइन को एंजॉय करते हुए सवाल करके पूछता है कि वैसे सन डियान तुम वहाँ पर क्यों जा रही हो, तुम्हारा वहाँ पर जाने का क्या मकसद है। सन डियान तो ये बात सुनकर पूरी तरीके से खामोश होकर जीजिन की तरफ देखने लगा, जिस पर जीजिन जवाब देते हुए कहती है कि असल में लैंड ऑफ इमोर्टल ग्रेवयार्ड के अंदर एक सीक्रेट ऑब्जेक्ट है, जिसे रीइंकार्नेशन ट्री के नाम से जाना जाता है। असल में उस तरह की टोटल 9 रीइंकार्नेशन ट्री वहाँ पर मौजूद है, और मेरे पास एक मैप भी है जिसमें उनकी लोकेशन मार्क है। अगर कोई भी वहाँ पर जाकर कल्टीवेशन प्रैक्टिस करेगा तो उसका लेवल ब्रेक थ्रू हो सकता है। ये सुनकर वांगलिंग जवाब देते हुए कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, रीइंकार्नेशन ट्री के नीचे बैठकर कोई भी एंशिएंट सोल लेवल या फिर उससे नीचे का कल्टीवेटर अपना लेवल ब्रेक थ्रू कर पाएगा, लेकिन गॉड लेवल कल्टीवेटर्स के लिए उसका ज्यादा फायदा नहीं। तो सन डियान मेरे सवाल का जवाब दो कि आखिर तुम वहाँ पर क्यों जाना चाहते हो। ये सुनकर अब सन डियान हंसते हुए कहता है कि वांगलिंग वाकई में तुम्हारी नजर काफी सारा तेज है, क्योंकि तुम छुपी हुई हर बात को पहचान लेते हो। मुझे माफ कर देना जीजिन, क्योंकि ये वो सच्चाई नहीं कि मैं वहाँ पर रीइंकार्नेशन ट्री के लिए जा रहा हूँ। असल में मैं वहाँ पर जा रहा हूँ रीइंकार्नेशन फ्रूट को हासिल करने के लिए। यहाँ इस रीइंकार्नेशन फ्रूट के बारे में जीजिन ने तो कुछ भी नहीं सुना था, जिस पर सन डियान बताता है कि ये रीइंकार्नेशन फ्रूट काफी कमाल का है। ये किसी भी सोल फॉर्मेशन लेवल के गॉड के सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल में ब्रेक थ्रू करने के चांसेस 30% तक इंक्रीज कर देगा, इसलिए ये रीइंकार्नेशन ट्रेजर बहुत ही ज्यादा कीमती है। ब्रदर वांगलिंग क्या तुम हमारे साथ वहाँ पर चलोगे, क्योंकि अगर तुम इसके लिए मान जाते हो तो ये मिशन और भी ज्यादा आसान हो जाएगा, और मैं तुम्हारे साथ रीइंकार्नेशन फ्रूट को 50-50 शेयर करने के लिए भी तैयार हूँ। जो सुनकर दूसरी तरफ वांगलिंग सवाल करते हुए कहता है कि अगर ये रीइंकार्नेशन फ्रूट इतना ही ज्यादा कीमती ट्रेजर है तो तुम आखिर इसे मेरे साथ शेयर क्यों करना चाहते हो, क्यों ना तुम अकेले ही वहाँ पर जाकर इस पूरे के पूरे रीइंकार्नेशन फ्रूट को अपने लिए हासिल कर लो। जिस पर सन डियान सच्चाई बताते हुए वांगलिंग को बताता है कि असल में लैंड ऑफ इमोर्टल ग्रेवयार्ड एक बहुत ही ज्यादा डेंजरस प्लेस है। वहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा अजीब स्ट्रेंज मैजिकल वाइल्ड मैन की प्रजाति रहती है, इवन कि उनमें से तो कुछ इतने ज्यादा खतरनाक है कि सुजाकू किंगडम वाले भी उन लोगों से पंगा लेना नहीं चाहते। इसलिए अगर ब्रदर वांगलिंग तुम हमारे साथ चलने के लिए एग्री हो जाओ तो मुझे पूरे यकीन है कि हम लोग वहाँ से खाली हाथ नहीं आएंगे, बल्कि मुझे सिर्फ 3 ही घंटे चाहिए रीइंकार्नेशन ट्री से रीइंकार्नेशन फ्रूट को पैदा करवाने के लिए। एक बार ऐसा हो जाए फिर तो तुम जानती हो कि इसका हमें कितना ज्यादा फायदा होगा। तो बताओ वांगलिंग क्या तुम हमारे साथ चलोगे। जो सुनकर भी वांगलिंग कोई जवाब नहीं देता, बल्कि वो आराम से वाइन पी रहा था। ये देखकर सन डियान हंसते हुए कहता है कि चलो कोई बात नहीं, हम तुम्हारा लैंड ऑफ इमोर्टल ग्रेवयार्ड के एंट्रेंस पर पूरा 1 महीना इंतजार करेंगे। अगर तुम वहाँ पर ना आए तो हम अकेले ही अंदर चले जाएंगे। अब इसके बाद हम तुम्हें और ज्यादा डिस्टर्ब
नहीं करेंगे। जो सब कहने के बाद संडियान यहाँ पर वांगलिंग को अलविदा करते हुए फौरन अपने दोस्तों के साथ यहाँ से रवाना हो गया। यहाँ संडियान और उसके दोस्तों के जाने के बाद वांगलिंग को ये बात तो टूसी के एंशिएंट गॉड मेमोरीज की वजह से मालूम थी कि ये रीइंकार्नेशन फ्रूट कितना कमाल का है। अगर मेरी एंशिएंट गॉड वाली मेन बॉडी इस रीइंकार्नेशन फ्रूट को एब्सॉर्ब कर लेती है तो ये पूरी तरीके से उसकी बॉडी के साथ मर्ज हो जाएगा और इस फ्रूट का जितना सारा जूस बॉडी के अंदर मौजूद होगा वो बॉडी इतनी ही ज्यादा हेवन एंड अर्थ की स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्सॉर्ब करने की केपेबल हो पाएगी। इस तरह से लेवल ब्रेक थ्रू करना भी आसान हो जाएगा। इस प्रोसेस को कहते हैं बॉडी क्लींसिंग, जिस प्रोसेस में बॉडी के अंदर से सारी की सारी इंप्योरिटीज खत्म हो जाती है। वांगलिंग को ये बात भी अच्छे से मालूम थी कि एक रियल एंशिएंट गॉड बनने के लिए उसे अपनी बॉडी क्लींसिंग तो करवानी होगी, वरना वो कभी भी एक रियल एंशिएंट गॉड नहीं बन पाएगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ वर्मिलियन बर्ड कंट्री में रेड बटरफ्लाई के घर पर आ गया था, जहाँ पर हम देखते हैं कि रेड बटरफ्लाई के साथ सुजाकू प्लेनेट का वही मैसेंजर भी मौजूद था और वो गुस्सा होते हुए रेड बटरफ्लाई को बता रहा था कि आज के दिन ज़ेंगन्यू ने हमारे चैलेंज को डिले कर दिया, जिस बात पर मेरे लॉर्ड तो काफी गुस्सा हो गए थे और वो वहाँ पर बंदों को भिजवा कर उसे जिंदा या मुर्दा लेकर आना चाहते थे। लेकिन तभी अचानक वही आदमी दोबारा से ये सब रोक चुका, क्योंकि वो इस वर्मिलियन स्टार का एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल डेटी है, इसलिए हम उसके खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते। हमें उसके ऑर्डर्स को तो माना ही होगा। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये ज़ेंगन्यू है कौन और इसकी आइडेंटिटी क्या है। इसका बैकग्राउंड यकीनन किसी न किसी स्ट्रॉन्ग फैमिली से जाकर मिलता होगा, जिसकी वजह से इतनी पावरफुल डीटीटी उसको प्रोटेक्ट कर रही है। इवन उसने हमारे लॉर्ड को 3 दफा गुस्सा दिलाया, लेकिन फिर भी हर बार उसे बख्श दिया गया। मुझसे अब ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा। जो सब कहते हो सुजाकू प्लेनेट का वो मैसेंजर यहाँ रेड बटरफ्लाई की तरफ भी देखता है, जो कि अभी भी अपनी कल्टिवेशन प्रैक्टिस कर रही थी, इसलिए वो गुस्सा होते हुए कहता है कि जूनियर सिस्टर, मैं नीचे माउंटेन्स पर जा रहा हूँ, जहाँ पर मैं चुपके से उस लड़के ज़ेंगन्यू को जान से मार डालूंगा। अगर मेरे इस काम के बारे में मेरे सीनियर्स को पता चल भी गया तब भी ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वो यकीनन मुझे 100 साल या फिर 200 साल की सजा दे देंगे, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूँ। तभी अचानक रेड बटरफ्लाई यहाँ पर उस आदमी को रोकते हुए कहती है कि सीनियर ब्रदर प्लीज ऐसा मत करना, क्योंकि ज़ेंगन्यू ने मेरे साथ काफी बुरा किया है। उसने मेरे डाउ हार्ट को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की, लेकिन उसे अब मालूम नहीं कि मेरा डाउ हार्ट तो पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो गया, इसलिए मैं खुद ज़ेंगन्यू को अपने हाथों से जान से मारना चाहती हूँ। बेशक अब तक मैं जाकर ज़ेंगन्यू से फाइट कर चुकी होती, लेकिन लॉर्ड ऑफ सुजाकू मुझे ये सब करने नहीं दे रहे। आखिर इसके पीछे उनका क्या मकसद है मुझे ये बात तो मालूम नहीं, लेकिन वो चाहते हैं कि सबके सामने हम एक लाइफ एंड डेथ बैटल लड़े। अगर लॉर्ड सुजाकू यही चाहते हैं तो मैं बिल्कुल ऐसे ही करूंगी और सबके सामने ज़ेंगन्यू को जान से मार डालूंगी। जो सारी बातें सुनते हुए दूसरी तरफ वो सीनियर ब्रदर भी धीरे से यहाँ रेड बटरफ्लाई के पास आकर अपने पास से एक रीजनरेशन एलेक्सर बाहर की तरफ निकालते हुए बताता है कि रेड बटरफ्लाई, ये मैं तुम्हारे लिए स्पेशली इस चीज से लेकर आया हूँ, इसको ले लो। इसका इस्तेमाल करते हुए तुम अपने कटे हुए हाथ को दोबारा से रीग्रो कर पाओगी। जिस पर रेड बटरफ्लाई उसे मना करते हुए कहती है कि नहीं, जब भी मैं अपने इस टूटे हुए हाथ की तरफ देखती हूँ तो मुझे ज़ेंगन्यू पर और ज्यादा गुस्सा आता है। जब तक मैं उसे जान से नहीं मार देती तब तक मैं अपना हाथ दोबारा से रीजनरेट नहीं करूंगी। मैं चाहती हूँ कि मेरे अंदर का यह गुस्सा उसके लिए ऐसा ही जिंदा रहे। यह जब रेड बटरफ्लाई ये सब कह रही थी तभी अचानक उसके माथे पर एक ब्लैक कलर की लाइन आ जाती है, जिसकी वजह से उसे बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही थी, इवन कि उसे खून की उल्टी आने लगी। जो सब देखकर रेड बटरफ्लाई गुस्सा होते हुए कहती है कि वो कमीना ज़ेंगन्यू मेरे हाथ पर किसी तरह के पॉइजन कर्स का इस्तेमाल कर रहा है। ये सब सोचते हुए तो रेड बटरफ्लाई और भी ज्यादा गुस्सा हो गई थी और वो गुस्सा होते हुए कहती है कि मैं उस सुअर के बच्चे को जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मैं उसे एक कुत्ते की मौत मारूंगी। जिसके साथ ही सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ वांगलिंग पर भी आ चुका था, जो कि रेड बटरफ्लाई के हाथ पर पॉइजनियस कर्स लगा रहा है, क्योंकि वो जानता था कि सुजाकू किंगडम को उसके हाइडिंग स्पॉट के बारे में मालूम हो चुका है, कहीं रेड बटरफ्लाई अचानक से छुपकर उस पर हमला ना कर दे। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए वांगलिंग ने उसके हाथ पर पॉइजनियस कर्स लगा दिया ताकि वो ऐसा ना कर पाए। साथ ही साथ वांगलिंग अपने मन में सोच रहा था कि सुजाकू किंगडम आखिर रेड बटरफ्लाई की मदद क्यों नहीं कर रहा। अगर वो लोग चाहते तो मैंने उनके कोर डिसाइपल का हाथ काटा, इसलिए वो मुझ पर हमला कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि उल्टा मुझे एक इन्विटेशन भेजा ताकि मैं रेड बटरफ्लाई के साथ लाइफ एंड डेथ बैटल लड़ सकूं। जरूर इसके पीछे उनकी कोई ना कोई बहुत बड़ी वजह होगी जो कि मुझे नहीं मालूम, लेकिन रेड बटरफ्लाई के साथ मेरी जंग होना तो तय है, इसलिए जब तक जंग का वो वक्त नहीं आ जाता मुझे खुद को तैयार करना होगा। जो कहती वांगलिंग ने यहाँ पर फन सबसे छोटे गोड शूटिंग चैरियोट को बाहर की तरफ निकाल लिया था, जिसके अंदर एक बीस्ट ट्रैप है। वैसे तो टोटल वांगलिंग के पास इस तरह के 3 सिल्वर हॉर्न थंडर बीस्ट है और ये उनमें से सबसे ज्यादा छोटा था, पर फिर भी इसकी स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी। साथ ही साथ ये फिलहाल के लिए वांगलिंग का भी कोई ऑर्डर नहीं मानता, इसलिए ये सिल्वर हॉर्न थंडर बीस्ट काफी गुस्से के साथ धीरे धीरे वांगलिंग की तरफ बढ़ने लगा। जो सब देखकर वांगलिंग फौरन अपने बीस्ट टेमिंग सर्कल आर्टिफैक्ट के अंदर से यहाँ पर अपने थंडर टोड को बाहर की तरफ निकाल लेता है, जहाँ वो थंडर टोड पूरी तरीके से अब रिकवर कर चुका था। पहली दफा जब ये थंडर टोड वांगलिंग को मिला था तब ये बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड था और मरने की हालत पर था। अगर वांगलिंग ने इसे ना कैद किया होता तो ये मारा जा चुका होता, मगर अभी के टाइम वांगलिंग उससे बता रहा था कि मैं तुम्हें
अपनी बीस्ट टेमिंग सर्कल से आजाद करने लगा हूँ, क्योंकि मुझे इस बीस्ट टेमिंग सर्कल आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल करते हुए सिल्वर हॉर्न थंडर बीस्ट को कैद करना है। इसलिए अब आगे तुम पर ही डिपेंड करेगा कि तुम्हें मेरे साथ रहना है या फिर तुम यहाँ से जाना चाहते हो। जो सुनकर दूसरी तरफ वो थंडर टोड भी हमें सर हिलाने लगा। ये सब देखकर वॉन्गलिंग ने फौरन अपनी बीस्ट टेमिंग सर्कल के अंदर से यहाँ पर उस थंडर टोड की स्पिरिट को बाहर की तरफ निकाल दिया, जिसकी वजह से अब ये थंडर टोड पूरी तरीके से आजाद हो चुका है। साथ ही साथ इससे पहले कि सामने की तरफ मौजूद वो सिल्वर हॉर्न थंडर बीस्ट यहाँ आगे की तरफ बढ़कर वॉन्गलिंग पर हमला कर पाता, तभी अचानक वॉन्गलिंग ने अपने बीस्ट टेमिंग सर्कल का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जिसमें अपने खून के कतरे को मर्ज करने के साथ ही हम देखते हैं कि वॉन्गलिंग ने यहाँ पर उस सिल्वर हॉर्न थंडर बीस्ट को कैप्चर करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से कई सारे चेंज फौरन उसे जकड़ लेते हैं। यहाँ वॉन्गलिंग उस गॉड शूटिंग चैरियट के स्पिरिट बीस्ट को कंट्रोल करने की अपनी पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन दूसरी तरफ वो सिल्वर हॉर्न थंडर बीस्ट भी काफी ज्यादा खतरनाक है, जो कि अपनी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर वॉन्गलिंग के उन स्पिरिचुअल चेंज को तोड़ रहा था। साथ ही साथ उसकी बॉडी से निकलने वाली एनर्जी थंडर टोड को तो पीछे की तरफ धकेल चुकी, जबकि वॉन्गलिंग कैसे तैसे उस बीस्ट के सामने टिका रहा। आखिरकार हम देखते हैं कि उसने अपनी बीस्ट टेमिंग सर्कल का इस्तेमाल करते हुए सिल्वर हॉर्न थंडर बीस्ट को उसके अंदर कैद कर लिया था, जिस आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल करते हुए पहले जैसे वॉन्गलिंग ने उस थंडर फ्रॉग को कंट्रोल करके रखा हुआ था, वो इस सिल्वर हॉर्न थंडर बीस्ट को भी बिल्कुल वैसे ही कंट्रोल करके रख सकता है। यहाँ वॉन्गलिंग अभी ये सब सोच ही रहा था कि तभी अचानक वो देखता है कि थंडर फ्रॉग उसके साथ आकर खड़ा हो गया, जो देखकर वॉन्गलिंग उसकी तरफ देखते हुए पूछता है कि क्या तुम सच में मुझे ही फॉलो करना चाहते हो, क्योंकि अगर तुम चाहो तो तुम यहाँ से जाने के लिए आजाद हो। लेकिन दूसरी तरफ वो थंडर फ्रॉग वॉन्गलिंग को फॉलो करना चाहता था और उसने अपना फैसला कर लिया है, जो जानकर तो वॉन्गलिंग को भी खुशी हुई। अब इसके बाद नेक्स्ट सीन यहाँ पर हमें ज़ाओरू का दिखाया गया, जहाँ उसके पेरेंट उसे सुलाते उसके रूम से बाहर चले गए थे। तभी अचानक वॉन्गलिंग वहाँ पर आ जाता है, जो कि ज़ाओरू की बॉडी में मौजूद मिस लिमुआन से मिलने के लिए आया हुआ था। ज़ाओरू जो कि बेशक ही वॉन्गलिंग को नहीं जानती थी, लेकिन अभी भी उसके पास मिस लिमुआन की थोड़ी बहुत मेमोरीज है, जिसकी वजह से उसे खुद नहीं पता, लेकिन वो वॉन्गलिंग को देखकर मुस्कुराने लगी। दूसरी तरफ वॉन्गलिंग यहाँ पर मिस लिमुआन से कहता है कि मुझे यहाँ से जाना होगा, क्योंकि एक बार जब तुम 18 साल की होगी तुम्हारी सारी मेमोरीज वापस आ जाएगी और तब के टाइम हेवन भी वापस जरूर आएगा और मुझे तुम्हें किसी भी हाल में बचाना है, इसलिए मुझे हेवन से टकराने के लिए पहले ही तैयारियां करनी होगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो क्यूट सी बच्ची तो वॉन्गलिंग को देखकर इसी तरह मुस्कुराती जा रही थी। उसे बेशक कुछ समझ तो नहीं आ रहा था, लेकिन उसे वॉन्गलिंग का सिर्फ अपने साथ एहसास ही अच्छा लग रहा है। दूसरी तरफ वॉन्गलिंग यहाँ पर मिस लिमुआन से कहता है कि बेशक लैंड ऑफ इमोर्टल ग्रेवयार्ड एक बहुत ही ज्यादा डेंजरस प्लेस है, पर फिर भी मुझे अपनी सेल्फ कल्टिवेशन इंक्रीज करने के लिए वहाँ पर जाना ही होगा। जो कहती वॉन्गलिंग यहाँ से गायब हो जाता है और वॉन्गलिंग के जाने की वजह से उस छोटी बच्ची ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया था, जो देखकर उसके पेरेंट्स को तो कुछ भी समझ नहीं आता। लेकिन दूसरी तरफ वॉन्गलिंग जो कि घर के बाहर मास्टर ल्यूफी के साथ खड़ा था, वो उसे बताता है कि एक दिन बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा और कुछ अरसे तक मैं वापस नहीं लौट कर आ सकता, इसलिए जब तक मैं यहाँ पर नहीं हूँ तो मैं मिस लिमुआन का अच्छे से ध्यान रखना है, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। जिस पर मास्टर ल्यूफी कहता है कि ग्रैंड मास्टर आप बिल्कुल फिक्र ना करें। ये सब सुनकर वॉन्गलिंग ने अपने पास से मिस्टर ग्रीन के टाइम डोमेन वाले वुडन कार्व स्टैचू को फौरन से बाहर निकाल लिया था और वो मास्टर ल्यूफी को बताता है कि तुम में बहुत ज्यादा टैलेंट है। अगर तुम वफादारी के साथ अपना काम पूरा करते हो और अच्छे से मेहनत करते हो तो यकीनन एक न एक दिन तुम गॉड लेवल में ब्रेक थ्रू कर लोगे और तब ये तुम्हारे काम आएगा। जो वुडन कार्व स्टैचू फौरन से मास्टर ल्यूफी ने एक्सेप्ट कर लिया था। साथ ही साथ वो यहाँ पर वॉन्गलिंग का शुक्रिया अदा करता है। दूसरी तरफ वॉन्गलिंग जाने से पहले आखिरी दफा यहाँ मिस लिमुआन की आंखों में देख रहा था, जहाँ पर वो अपने मन में कहता है कि लिमुआन मेरा इंतजार करना, मैं तुम्हें लेने के लिए वापस जरूर आऊंगा। जो सब कहते हैं सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ वॉन्गलिंग के जेड पगोडा टावर पर आ जाता है, जिस आर्टिफैक्ट के अंदर यहाँ मिस टैंगर भी मौजूद थी, जिसे ग्रीट करते हुए वॉन्गलिंग बताता है कि मास्टर ज़ावी ने आपकी जिम्मेदारी मुझे दी थी, जो जिम्मेदारी मैं पूरी भी करूंगा, लेकिन अभी के लिए मैं लैंड ऑफ इमोर्टल ग्रेवयार्ड जा रहा हूँ, जो जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इसलिए मुझे आपकी एक इमोर्टल सोर्ड की जरूरत पड़ेगी ताकि मैं उसका अपने लिए इस्तेमाल कर सकूं। जो कहती वॉन्गलिंग ने वहाँ पर मौजूद एक गोल्डन कलर की इमोर्टल सोर्ड उठा ली थी, लेकिन चूंकि इसकी सोर्ड स्पिरिट इस सोर्ड के अंदर नहीं है, तो वॉन्गलिंग को इसे इस्तेमाल करने के लिए कोई न कोई सोर्ड स्पिरिट चाहिए होगी, जिसके लिए हम देखते हैं कि वॉन्गलिंग ने फौरन से लिंजुआन को बाहर की तरफ निकाल लिया था। लिंजुआन भी इतने अरसे के बाद बाहर आकर काफी ज्यादा खुश था, लेकिन इससे पहले कि वो यहाँ पर कुछ भी समझ पाता तभी अचानक वॉन्गलिंग ने उसे पकड़ते हुए फौरन से इस इमोर्टल सोर्ड के अंदर डाल दिया, जिस वजह से उस इमोर्टल सोर्ड का कलर ट्रांसफॉर्म होकर गोल्डन से रेड हो चुका था। अंदर की तरफ मौजूद लिंजुआन गुस्सा होते हुए कहता है कि ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं, अब मुझसे गधों की तरह काम करवाते हो लेकिन बदले में मुझे कोई इनाम नहीं देते। जो सुनकर वॉन्गलिंग ने फौरन अपने पास से कुछ वंडरिंग सोल्स निकालते हुए यहाँ पर लिंजुआन को खिला दी, जिस पर तो लिंजुआन भी खुश हो गया था। अब इसके बाद हम देखते हैं कि वॉन्गलिंग ने उस इमोर्टल सोर्ड के एक स्लैश का इस्तेमाल करते हुए पूरे के पूरे पहाड़ को तोड़ दिया था, जो पावर काफी ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रही थी। लेकिन वॉन्गलिंग अभी भी अपने मन में कहता है कि मैं इमोर्टल सोर्ड के फुल पावर का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा, क्योंकि मैंने इसके सोर्ड स्पिरिट के तौर पर एक मामूली डीमन का इस्तेमाल किया है, जो
जो सुनकर तो अब मैं सोच में पड़ गया हूँ कि आखिर इस इमोर्टल सोर्ड की असली ताकत क्या होगी। इसके बाद हम देखते हैं कि वॉन्गलिंग ने उस इमोर्टल सोर्ड को अपने पास रख लिया था। साथ ही साथ वो जेड पगोडा टावर को भी अपने पास रखते हुए अपने मन में कहता है कि मुझे अपने इमोर्टल सोर्ड के लिए कोई ना कोई दूसरी पावरफुल सोर्ड स्पिरिट भी तलाश करनी होगी ताकि मैं फ्यूचर में इसकी फुल पोटेंशियल का इस्तेमाल कर सकूं। इसके बाद नेक्स्ट सीन हम लोगों को यहाँ लैंड ऑफ इमोर्टल ग्रेवयार्ड की ओपनिंग का दिखाया जाता है, जहाँ पर जीजिन और उसके साथी इंतजार कर रहे थे। पूरा महीना गुजर गया लेकिन अभी भी वॉन्गलिंग वहाँ पर नहीं आया था। संडियान यहाँ पर जीजिन से सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर तुम लैंड ऑफ इमोर्टल ग्रेवयार्ड के लेयर्स के बारे में कितना जानती हो, जिस पर जीजिन जवाब देते हुए कहती है कि इस लैंड ऑफ इमोर्टल ग्रेवयार्ड के कई सारे लेयर्स है और मेरे फादर ने मुझे बताया था कि पहले 4 लेयर ही सिर्फ सेफ है। जितना ज्यादा हम नीचे के लेयर्स में जाने की कोशिश करेंगे खतरा उतना ज्यादा रहेगा, मगर हमें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि 3rd लेयर पर ही हमारा रीइंकार्नेशन ट्री मौजूद है। मेरे फादर ने ये खुद अपनी आंखों से देखा था। जो सारी बातें सुनकर संडियान धीरे से कहता है कि काश वॉन्गलिंग यहाँ पर होता तो 3 सोल फॉर्मेशन लेवल के मास्टर नीचे जाते, इस तरह मिशन और ज्यादा आसान हो जाता। लेकिन चलो कोई बात नहीं, अगर अभी भी हम लोग 3rd लेयर से नीचे ना जाए तो खतरे वाले और परेशान होने वाली कोई बात नहीं होगी। जो सब अभी संडियान कह ही रहा था कि तभी अचानक इन लोगों को अपनी साइड से वॉन्गलिंग का ऑरा महसूस हुआ, इसलिए ये सब लोग खुश होते हुए फौरन से उसी तरफ देखते हैं जहाँ पर वॉन्गलिंग काफी कूल तरीके से इन लोगों के सामने आ गया था। साथ ही साथ वो एक स्कल को इनके सामने फेंकते हुए कहता है कि माफ कर दो, मुझे आने में देरी हो गई क्योंकि रास्ते में एक छोटी सी प्रॉब्लम हो चुकी थी। यहाँ संडियान तो स्कल को देखकर बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो गया था। दूसरी तरफ वॉन्गलिंग उसे बताता है कि जब मैं लैंड ऑफ इमोर्टल ग्रेवयार्ड के एरिया में इंटर हुआ तब मैंने महसूस किया कि कोई मुझ पर छुपकर नजर रखते हुए मुझ पर हमला करने का सोच रहा है, इसलिए मैंने पहले ही उसे जान से मार डाला। कहीं ये वही वाइल्ड मैन तो नहीं जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे। यहाँ वॉन्गलिंग की बातें सुनकर सब लोग ही घबराए हुए थे। मास्टर क्यों सवाल करते हुए कहते हैं कि आखिर ये वाइल्ड मैन कैसे हो सकता है, क्योंकि वाइल्ड मैन तो हमेशा से अंडरग्राउंड रहते थे, वो लोग कभी भी सरफेस पर नहीं आए, तो आखिर ये सरफेस पर क्या कर रहा था। जिस पर संडियान जवाब देते हुए कहता है कि शायद लैंड ऑफ इमोर्टल ग्रेवयार्ड के नीचे कुछ बहुत बड़ा हो रहा होगा जिसकी वजह से इसे मजबूरन ऊपर आना पड़ा। इससे पहले कि सिचुएशन और ज्यादा बिगड़ जाए हम लोगों को जल्द से जल्द नीचे जाकर अपना काम पूरा करते हुए वापस आ जाना चाहिए, हमारे पास जाया करने के लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं। जो सब कहते हैं संडियान वॉन्गलिंग बाकी सब लोगों के साथ मिलकर यहाँ लैंड ऑफ इमोर्टल ग्रेवयार्ड के 1st लेयर में इंटर हो जाते हैं, जहाँ जीजिन ने इन्हें बताया कि हमें ईस्ट की तरफ 2nd लेयर का दरवाजा मिलेगा और ये सब लोग ईस्ट की तरफ बढ़ने लगे। यहाँ रास्ते में उड़ते हुए वॉन्गलिंग अपनी कॉशियस रेस का इस्तेमाल करते हुए इस एरिया की बाउंड्रीज को ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये जगह बहुत ही ज्यादा बड़ी थी। यहाँ जब वॉन्गलिंग ये सब कर ही रहा था तभी अचानक पीछे से कुछ वियर्ड आदमियों ने तीसी के साथ इन लोगों पर धावा बोल दिया, जो कि इनके एक ग्रुप मेंबर को जान से मारने ही वाले थे। लेकिन दूसरी तरफ संडियान फौरन से अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए खुद को उस मेंबर को बचा लेता है। साथ ही साथ वो धीरे से उन हमला करने वाले आदमियों की बॉडी की तरफ बढ़ते हुए कहता है कि ये वाइल्ड मैन तो नहीं लग रहे। वॉन्गलिंग भी उसकी बात सुनकर सवाल करते हुए पूछता है कि अगर ये लोग वाइल्ड मैन नहीं तो ये कौन है, जिस पर संडियान ने जवाब दिया कि ये तिलिस्मिन पपेट है। ये सुनकर मास्टर क्यों भी सरप्राइज होते हुए कहते हैं कि आखिर यहाँ पर तिलिस्मिन पपेट आए कहाँ से, क्या कोई और भी हमारे अलावा यहाँ पर मौजूद होगा। जिस पर मास्टर संडियान जवाब देते हुए कहते हैं कि नहीं, मैंने सुना है कि वाइल्ड मैन के पास ये एबिलिटीज है कि वो डार्क ऑरा का इस्तेमाल करते हुए बेस्ट से बेस्ट तिलिस्मिन पपेट रिफाइन कर सकते हैं, लेकिन इन तिलिस्मिन पपेट की पावर उन वाइल्ड मैन जैसी नहीं होती। वाइल्ड मैन और भी ज्यादा डेंजरस होंगे, पर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि ये तिलिस्मिन पपेट तो हमें 2nd लेयर में मिलने चाहिए थे, ये 1st लेयर में क्या कर रही है। दूसरी तरफ वॉन्गलिंग भी उस तिलिस्मिन पपेट के माथे के ऊपर बने हुए 1 लीफ की तरफ देख रहा था, जिसे देखते हुए वॉन्गलिंग अपने मन में सोचता है कि आखिर इस पत्ते का मतलब क्या होगा। यहाँ जब वॉन्गलिंग ये सब सोच रहा था तभी अचानक पीछे से जीजिन की तबीयत खराब होने लगी, लेकिन फिर भी वो अपने दोस्तों से कहती है कि चलो हमें 2nd लेयर की एंट्रेंस की तरफ बढ़ना चाहिए। मगर इससे पहले कि ये लोग उस एंट्रेंस की तरफ बढ़ पाते तभी अचानक उसके अंदर से एक 3 लीफ वाला वाइल्ड मैन निकलकर फौरन से बाहर आ गया, जो कि बहुत ही खूंखार लग रहा था और इसकी पावर भी एक नेंशियन सोल लेवल के कल्टीवेटर के बराबर थी। वो बाहर आने के बाद अपनी जंगली भाषा में वॉन्गलिंग और उसके साथियों को देखते हुए कहता है कि आउटसाइडर्स तुम सब मरोगे। उस 3 लीफ वाइल्ड मैन का भी ये कहना ही था कि तभी अचानक उसकी तरह और भी कई सारे जंगली कल्टीवेटर फौरन से बाहर आ गए, जो सब एक साथ मिलते हुए इन लोगों को जान से मारने के लिए फौरन इन पर हमला कर देते हैं। दूसरी तरफ वॉन्गलिंग ने ये सब कुछ बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि नीचे की तरफ अचानक से उन पर ऐसे कोई हमला कर देगा, लेकिन वो भी फौरन से अपनी पावर्स एक्टिवेट कर लेता है ताकि वो इनसे फाइट कर सके। और इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो गया।